गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी यानी आवास लेसन 6 पार्ट 1। इंपोर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे आज हम आपको। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप यानी जो धरातल के ऊपर हमें देखने को मिलती हैं आकृतियां, उन्हें हम स्थल रूप कहते हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। कहीं पे आप देखते होंगे समतल सपाट मैदान पाए जाते हैं, तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ियां इत्यादि पाई जाती है, तो कहीं पे खाई या घाटी पाई जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के स्थल रूप अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाए जाते हैं। इनका कारण क्या होता है, ये बनती कैसे हैं और इनकी आकृतियां चेंजेस कैसे होती हैं। यानी कहने का भाव यह है कि आप देखते होंगे कि किस तरीके से ये रूप बदलती रहती है। आप अपने आस पड़ोस में भी देखते हो कि पहले के किसी स्थान पर खाली जगह थी, लेकिन आज वहाँ पर मकान वगैरह बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। इस तरीके से हर जगह हर क्षेत्र चेंज होता रहता है। ये सब पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य। आंतरिक का मतलब होता है जो पृथ्वी का धरातल होता है, जिस पर हम खड़े हुए होते हैं, या हमारा मकान या घर खड़ा होता है या विद्यालय खड़ा होता है, उस धरातल के नीचे जो भी घटना घटित होती है वो होती है आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण, और जो धरातल के ऊपर घटित होती है वो होती है बाहरी प्रक्रियाओं के कारण, यानी बाह्य प्रक्रियाओं के कारण। इसमें आपके दो बल कार्य करते हैं, एक होता है आंतरिक बल और एक होता है बाह्य बल। इन्हीं बल के कारण आपकी पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल है उनमें बदलाव आता रहता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप की अगर हम बात करें तो स्थल रूप हमें देखने को कैसे मिलेंगे, या तो समतल मैदान मिलेंगे, या पृथ्वी से उठे हुए कुछ समतल सपाट पठार मिलेंगे, या ऊंचे उठे हुए आकृतियां जिन्हें हम पर्वत या पहाड़ कहते हैं। पर्वत और पठार में भी डिफरेंस होता है। जिनकी आकृति 900 मीटर से कम होती है वो आपकी पहाड़ कहलाते हैं, और जिनकी 900 से अबाउ यानी अधिक होती है वो आपके पर्वत कहलाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्वत और पहाड़ में अंतर होता है। पर्वत कई प्रकार के होते हैं, जिनमें आपके वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और आपके भ्रंशातत्त पर्वत पाए जाते हैं। भ्रंशातत्त का मतलब हो गया जहां पर गड्ढे, आसपास गड्ढे होते हैं और आपका एक पर्वत उठा हुआ आपको अलग दिखाई देता है, उसे हम भ्रंशातत्त पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं? ज्वालामुखी पर्वत वो पर्वत होते हैं जो ज्वालामुखी उद्गार से बने हुए होते हैं, यानी जब उनका ज्वालामुखी विस्फोट होता है और उससे बनने वाले पर्वतों को हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसके अलावा वलित पर्वत क्या होता है? वलित पर्वत वे पर्वत होते हैं जो एक पर्वत के बाद दूसरे यानी आपस में सटे हुए होते हैं, उनकी ऊंचाइयां सबसे अधिक होती है, उन्हें हम वलित पर्वत कहते हैं। तो सरल शब्दों में अगर हम पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन से होते हैं? 3 होते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा कि पर्वत, मैदान तथा पठार ये आपके स्थल रूप होते हैं। और अब आते हैं स्थल रूप के निर्माण की 2 प्रक्रियाएं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि स्थल रूप हमारे किन कारणों से बनते हैं, एक होता है बाह्य, एक होता है आंतरिक। ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं जिनके कारण हमारे स्थल रूपों का निर्माण होता है। आंतरिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत हमारी जो भी धरातल के नीचे घटना घटित होती है, चाहे वो ज्वालामुखी के कारण हो, चाहे भूकंप के कारण हो, चाहे प्लेट विवर्तनी की। प्लेट विवर्तनी की क्या होती है? प्लेट विवर्तनी की होती है प्लेटों का खिसकना, यानी जो हमारा धरातल है वो विभिन्न प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। अगर आंतरिक हलचलें होती हैं, जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो हमारे जो पृथ्वी है वो धरातल, यानी जो हमारी पृथ्वी का धरातल की आंतरिक संरचना है वो 3 तत्वों से मिलकर बनी है। सबसे पहले होती है भूपर्पटी, फिर होता है मेटल और फिर होता है क्रोड। भूपर्पटी जिसके ऊपर हम निवास करते हैं, ये 2 प्लेटों से मिलकर बनी है। एक होती है साइमा, एक होती है सिया। साइमा 2 तत्वों से मिलकर बनी है, सिलिका और एल्यूमिनियम, और
वो बनी है सिलिका और मैग्नीशियम। ये आप याद रखिएगा। सबसे ऊपर बनी सियाल और उसके बाद बनी आपकी साइड। इज दैट क्लियर? मेटल आपका लिक्विड होता है, यानी तरलीय और गैसीय होता है। और जो आपका रोड होता है, कठोर होता है, ये निकेल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? निकेल और फास्फेट, ये दो तत्व इसके अंदर विद्यमान है जो बहुत अधिक कठोर होते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्लेटें जब खिसकती हैं तो हमारी आंतरिक बल के कारण जब ये मैग्मा जो होता है ये बाहर निकलने की सोचता है। यहाँ पर टेम्परेचर 2900 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। इसके बाद आता है ये दो प्रक्रियाएं हो गई हमारी आंतरिक प्रक्रियाएं और बाह्य प्रक्रियाएं। बाह्य प्रक्रियाएं में आपकी आती है अपवर्तन, अपक्षय व विक्षेप। आंतरिक प्रक्रियाओं में आती है आपकी प्लेट विवर्तन की, भूकंप, ज्वालामुखी। भूकंप का मतलब होता है भू का कांपना, यानी भूमि का कांपना। ज्वालामुखी का अर्थ होता है कि जब मैग्मा बाहर निकल रहा होता है तो वो बाहर निकलने में धरातल को हिलाता है। अगर वो धरातल के नीचे ही मैग्मा ठंडा होकर जम जाए तो वो आंतरिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर वो बाहर निकल आए मैग्मा तो वो हमारा ज्वालामुखी है। इसके बाद आता है हमारा अपवर्तन। अपवर्तन का अर्थ होता है कि वायु या नदी के पानी के द्वारा, जल के द्वारा मृदा का या धरातल का घिसना, यानी उसके ऊपरी परत पे जो मृदा होती है उसका वायु या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अपवर्तन कहलाता है। इसके अलावा अपक्षय, ये आपके तीन कारणों से होता है। एक होता है आपका भौतिक या यांत्रिक, दूसरा होता है रासायनिक और तीसरा होता है मानवीय। कहने का भाव यह है कि अपक्षय का अर्थ होता है कि जो चट्टानें होती हैं वो स्वतः टूटकर अपने ही स्थान पर इकट्ठा हो जाती हैं, उसे कहते हैं हम अपक्षय। यानी चट्टानों का अपने आप टूटना अपक्षय कहलाता है। और इसके बाद आता है निक्षेप। अपक्षय जब होता है तो उसके बाद होता है अपवर्तन, यानी जो चट्टानें टूटकर इकट्ठा हो गया अपक्षय हो गया। और जब वो वायु या नदी के जल के द्वारा अपने स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा होना प्रारंभ कर देती हैं और एक प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं, उसे हम कहते हैं निक्षेप। अब ये निक्षेप के द्वारा आपका या तो समतल मैदान का निर्माण होगा, या पर्वतों का निर्माण होगा, या पठार का निर्माण होगा। इज दैट क्लियर? ये सारे मृदा एक जगह पर इकट्ठा होना प्रारंभ कर देती है और अंत में एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण करती है, उसे ही हम निक्षेप कहते हैं, जो एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। इसके बाद आता है आपका आंतरिक प्रक्रिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भूकंप, ज्वालामुखी और प्लेट विवर्तन की। इसके बाद बाह्य प्रक्रिया। बाहरी प्रक्रिया जो धरातल के ऊपर होती है वो आपकी अपक्षय, अपवर्तन और विक्षेप के कारण बनने वाली आकृतियों को हम बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद आता है पर्वत। पर्वत हम किसे कहेंगे? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पर्वत वे होते हैं जिनकी पर्वत समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। यानी 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले और 900 से कम वो कहलाएंगे आपके पहाड़, और 900 से अधिक जिनकी ऊंचाई होती है, ढाल तिरछा होता है, उसे हम कहेंगे पर्वत। पर्वत का शिखर सकरा एवं आधार चौड़ा होता है। पर्वत की ऊंचाई पर बर्फ जमती है, यानी पर्वतों पर हम देखते हैं तो बर्फ जमती है, उसे हम पर्वत कहेंगे। इसके अलावा पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्तर पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। इसके अलावा मैदान
समतल मैदान यानी सपाट मैदान, इनका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। यह एक लंबे भूभाग यानी बहुत ही विस्तृत भूभाग जो समतल होता है उसे हम मैदान कहते हैं। इसके बाद आता है पठार। उठी हुई एवं सपाट भूमि पठार कहलाती है। यह है आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठी हुई होती है, यानी कहने का भाव यह है कि धरातल से थोड़ा उठा हुआ भूभाग जो समतल होता है उसे हम पठार कहते हैं। पठार के बारे में अगर हम जाने तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। कहने का भाव यह है कि ये हमें धरातल से 100 मीटर ऊंचाई पर भी उठे हुए मिल सकते हैं या इससे भी अधिक 1000 मीटर से ऊंचे भी मिल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि पर्वतों के विभिन्न प्रकार आपको मैंने बताई दी हैं। वलित पर्वत, भ्रंशोत्तर पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार से उपयोगी हैं, यानी जो पर्वत हैं वो मनुष्य के लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं। अब सबसे पहले आता है पर्वत पर्यटन के केंद्र होते हैं, यानी लोग दूर दूर से देखने के लिए पर्वतों को आते हैं, उनके ऊपर बर्फबारी देखते हैं, घूमते फिरते हैं और रमणीक स्थानों का आनंद लेते हैं। इसके बाद आता है जल के स्रोत होते हैं। जो हमारे पर्वतों पर बर्फ जमती है वो सूर्य के प्रकाश में, ऊष्मा में वो पिघलती हैं और पिघलने के उपरांत हमें 12 मासी जल मुहैया होता है, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों से हमें अलग अलग स्थानों पर 12 मास नदी का जल प्राप्त होता है। इसके बाद आता है यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति तथा जीव जंतु मिलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं पर्वतों पर बहुत घने वन पाए जाते हैं और उन वनों में बहुत से जीव जंतु रहते हैं, बहुत सी वनस्पति पाई जाती हैं। उन वनस्पतियों से हम दवाइयाँ भी बनाते हैं और इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जिन्हें हम उद्योग धंधों में कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर गिरने वाली बर्फ नदी का स्रोत बनती है, जिससे मानव को सारा वर्ष पानी मिलता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था। यहाँ विभिन्न प्रकार की जीव जंतु व जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। इन जड़ी बूटियों से ही हम अपने जीवन में कई दवाइयों के उपयोग में लाते हैं और कई हम उनसे विदेशों में भी इमारती लकड़ियों को भेजा जाता है, जिससे हम आयात निर्यात करते हैं और हमारे आंतरिक संबंध भी अच्छे होते हैं। पर्वत वर्षा लाने में सहायक होते हैं। ये किसी स्थान की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। ये मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। कहीं पर गड्ढे होते हैं, कहीं पे ऊंचाई होती है। तो ये जो नदियों द्वारा मिट्टी लाई जाती है, ये मिट्टी उन गड्ढों में भर जाती है और उस उठे हुए भाग को काटती छाटती है, जिससे कि मैदान या भूमि का तल समतल हो जाता है और उस समतल मैदान को यानी उस समतल विस्तृत क्षेत्र को ही मैदान कहा जाता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। नदियों का तेज बहता जल भूमि का अपर्दन करता रहता है। नदियों का इस अपर्दित पदार्थों को अपने साथ बहाकर ले जाती है। इन्हें जलोढ़क कहते हैं। इन जलोढ़कों के एकत्रित होने से बने मैदान को जलोढ़ मैदान कहते हैं। इसके बाद आता है नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों? यानी कहने का भाव यह है नदियों के द्वारा जो जलोढ़क
यानी भूमि के जो तोड़ा जाता है, जिनको घिसा जाता है, वो होती है ऊपरी मिट्टी, और जो ऊपरी मिट्टी होती है वो होती है उपजाऊ। नदियों के जल के द्वारा जब ये मिट्टी बहाकर लाई जाती है तो ये एक स्थान पर जमना शुरू हो जाती है और उन गड्ढों को भर देती है और एक समतल मैदान का निर्माण करती है। अब हमारा जो क्षेत्र बना है वो जलोढ़ मिट्टी का बना है, तो इसे हम जलोढ़ मैदान भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी हर फसल के लिए उपयोगी होती है और उस उपयोगिता का बेनिफिट लेने के लिए वहाँ पर कृषि योग्य भूमि तैयार हो जाती है। लोग वहाँ पर कृषि करते हैं और अपने उत्पादन में वृद्धि करते हैं, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। सरल शब्दों में अगर हम कहें, नदियों द्वारा निर्मित मैदान निम्नलिखित कारणों से सघन जनसंख्या वाले होते हैं। यहाँ कृषि करना आसान होता है, यहाँ उद्योग धंधे विकसित हैं, अतः जनसंख्या को अपनी आजीविका चलाने के लिए कठिनाई नहीं उठानी पड़ती। यहाँ यातायात के साधन भी उन्नत होते हैं। मैदानों में सड़कें, रेलें आदि बिछाना आसान होता है, इसलिए लोग इन्हीं सभी से आकर्षित होकर यहाँ पर अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं। इसके बाद है आपका पर्वतों में जनसंख्या कम होती है। क्यों? जैसा कि आप सभी जानते हैं, पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वो ऊंचाई वाले होते हैं और इनका ढाल तेज होता है। यहाँ पर अधिक मेहनत करनी होती है, कृषि योग्य भूमि नहीं पाई जाती और जो भूमि पाई जाती है उसको पहले समतल करना पड़ता है और जिसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर भूमि जो होती है वो पथरीली होती है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो पर्वतों में मानव द्वारा जीविका चलाना कठिन होता है। यहाँ कृषि करना कठिन होता है, यहाँ यातायात के साधनों का विकास नहीं हो सकता, यहाँ उद्योग धंधे भी लगाना कठिन होता है। इन कारणों से यहाँ जनसंख्या कम होती है। यहाँ जलवायु भी कठोर होती है। यह पठार पर्वत जो होते हैं इनका, जैसे कि मैंने आपको बताया, ढाल तेज होता है, जहाँ पर जो जीवन होता है वो बहुत ही कठोर होता है। अगर हम बात करें छोटे क्वेश्चन आंसर्स की, तो उसमें आपके जो बुक में है, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। किसमें होते हैं? ऊंचाई में होते हैं, ढाल में होते हैं या अभिमुखता में होते हैं। तो सबसे बात बढ़िया ऊंचाई में ये पर्वत और पठार ऊंचाई में अंतर पाया जाता है, यानी जो पर्वत होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, जबकि पठार होते हैं ये ऊंचे नहीं होते, कम ऊंचे होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है? हिमानी पर्वतों में पाई जाती है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? दक्कन पठार भारत में स्थित है। इसके बाद है आपका यांगसे नदी कहाँ बहती है? यांगसे नदी चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोप में है। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन और आगे भी आपके ये क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि कौन सी श्रेणी, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी कौन सी है? आल्प्स। या फिर इस क्वेश्चन को चेंज करके ये भी पूछा जा सकता है कि आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा यूरोप। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको आज इन सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताया है और जो हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा मुझसे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं या पर्सनली मुझसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।